हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हर दिन की तरह हम झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे, वन लाइनर्स के फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी। एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और अंत में देखेंगे झारखंड से रिलेटेड ट्रेडिशनल अफेयर्स को। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से, अभ्यास प्रश्न से। और दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न था, प्रोफेसर ई बालागुरुस्वामी को किसका एकेडमिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ महतो, अथवा ऑप्शन डी झारखंड सरकार। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन का एकेडमिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है ई बालागुरुस्वामी को। आइए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों ई बालागुरुस्वामी को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का एकेडमिक एडवाइज़र यानी शैक्षणिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ई बालागुरुस्वामी यूपीएससी के पूर्व सदस्य और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के वाइस चांसलर और ईबीसी फाउंडेशन कोयम्बटूर के चेयरमैन हैं। प्रोफेसर बालागुरुस्वामी झारखंड में विश्वविद्यालय के कामकाज में कैसे सुधार किया जा सकता है और संसाधनों के बारे में झारखंड के राज्यपाल को सलाह देंगे। इसके अलावा एक विशेषज्ञ के तौर पर उच्च शिक्षा में सुधार व विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के संबंध में क्या सुधार किया जा सकता है, उससे संबंधित सुझाव राज्यपाल को दिया करेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड में देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? ऑप्शन ए आईआईटी आईएसएम, ऑप्शन बी बीएयू यानी बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी रांची यूनिवर्सिटी आरयू, अथवा डी बीआईटी मेसरा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना बीएयू में की गई है और इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की है। बता दें कि गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गिलोय के साथ साथ फल फूल मसालों के साथ औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गिलोय एक औषधीय पौधा है और विशेषकर कोरोना के दौरान ये काफ़ी चर्चा में आया था और यह एंटीबायोटिक इसके अंदर गुण पाया जाता है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की गई है, जो देश का पहला रिसर्च सेंटर हुआ। इसके अलावा बता दें कि केंद्र सरकार की एक परियोजना है RKVI, उसी के अधीन स्थापित किया गया है इसे, और केंद्र से विद्यार्थियों व वैज्ञानिकों को बेहतर शोध अध्ययन का इस माध्यम से अवसर दिया जाएगा। गिलोय पौध के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग से तैयार गिलोय सत्व का आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 16 जिलों के एक एक गांव में गिलोय विलेज की स्थापना की जाएगी। चयनित गांव में किसानों को 2 लाख लगभग गिलोय के पौधे वितरित किए जाएंगे। वितरण से राज्य में गिलोय की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने बताया है कि किसानों द्वारा उत्पादित गिलोय पौध को बीएयू खरीदेगा और इसका प्रोसेसिंग और रिसर्च वर्क अपने यहाँ यानी बीएयू में करेगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का लंदन कहा जाने वाला मैकलूस्कीगंज किस जिले में स्थित है जिसे टूरिज्म स्पॉट बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी रांची, अथवा ऑप्शन डी खूंटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रांची में मैकलूस्कीगंज स्थित है, जहां एंग्लो इंडियन के लोग बहुत ज़्यादा रहा करते थे कभी। इसे ही झारखंड सरकार टूरिज्म स्पॉट के रूप में बनाने जा रही है, यानी सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रांची में मैकलूस्कीगंज है। आइए इसे भी डिटेल में देखते हैं। एंग्लो इंडियन का पसंदीदा ठिकाना रहा झारखंड का लंदन कहा जाने वाला रांची का मैकलूस्कीगंज को टूरिज्म स्पॉट बनाने की योजना है। रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर पर स्थित खलारी प्रखंड में
मैक्लुस्कीगंज कई दशकों तक एंग्लो इंडियन का पसंदीदा ठिकाना रहा है और यह इलाका वन और पहाड़ों से घिरा है, इसलिए काफ़ी सुंदर है। आपको बता दें कि यहाँ रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मैक्लुस्कीगंज के ड्रीम डेस्टिनेशन डेगा डेगी नदी, नगटा पहाड़ और दुल्ली स्थित सर्वधर्म स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। मैक्लुस्कीगंज को झारखंड का एक छोटा पहाड़ी शहर, झारखंड का लंदन, गोरों का गांव आदि नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन विलेज जो पूरे दुनिया में एकमात्र है, उसके रूप में भी जाना जाता है मैक्लुस्कीगंज को। इस शहर को कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 में बसाया गया था। 1932 में एडवर्ड थॉमसन मैक्लुस्की जो एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के प्रयास से लगभग 300 एंग्लो इंडियन परिवार को यहाँ बसाया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 5 जुलाई 2023 को सभी 10 दोषियों को कितने वर्ष की सज़ा सुनाई है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष अथवा ऑप्शन डी 14 वर्ष। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 10 वर्ष, यानी 10 दोषियों को 10-10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 5 जुलाई 2023 को सभी 10 दोषियों को आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई है और साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले झारखंड की अदालत ने 27 जून 2023 को 24 वर्षीय तबरेज अंसारी नाम के शख्स की मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 17 जून 2019 की यह घटना है जब खरसावां में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ ने तबरेज अंसारी नामक शख्स को पीट कर हत्या कर दी थी। अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और ईद के दौरान वह झारखंड अपने घर ईद मनाने आया हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के तहत इंदौर में संचालित इंडिया कैंप के लिए चयनित खिलाड़ी शिवानी टुप्पो, विकसित बाड़ा, सेलिना डांग व अनिता डुंगडुंग किस जिले की रहने वाली है? ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी गुमला अथवा ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुमला की रहने वाली है। ये चारों खिलाड़ी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप यानी एशियन कप 2023 के तहत इंदौर में संचालित इंडिया कप के लिए रेसिडेंशियल फुटबॉल गर्ल्स ट्रेनिंग सेंटर इंडोर स्टेडियम गुमला से 4 महिला फुटबॉलरों का चयन किया गया है और ये 4 महिला खिलाड़ी हैं शिवानी टुप्पो, विकसित बाड़ा, सेलिना डांग और अनिता डुंगडुंग। बता दें कि इन सभी को 2 माह तक फुटबॉल की विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये चारों फुटबॉल के गुर वहाँ सीख पाएगी, यानी ट्रिक्स सीखेगी इंदौर में। कैंप में खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन अगर रहा तो उन्हें एशिया कप के लिए चयन भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में संविदा पर कार्यरत महिलाओं को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिए जाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है? ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 160 दिन अथवा ऑप्शन डी 180 दिन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 180 दिन। बता दें कि झारखंड में संविदा पर कार्यरत यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जो महिला कर्मी हैं उन्हें अब मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है और इसे स्वीकृति भी कर दी है। आपको बता दें कि अब तक झारखंड के संविदा कर्मियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब वैसी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा जिन्होंने पिछले 12 महीने में 80 दिन संविदा पर काम किया हो और उन्हें कुल 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा और यह लाभ केवल पहली 2 संतानों पर ही मिलेगा और मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को वही राशि मिलेगी जो छुट्टी पर जाने से पहले अंतिम संविदा में मिली थी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, एपीजेएल यानी अदानी पावर लिमिटेड झारखंड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौते के तहत बांग्लादेश को कुल कितने मेगावाट बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है? इसका उत्तर है दोस्तों 1496 मेगावाट। जैसा कि आपको पता होगा अदानी पावर लिमिटेड झारखंड गोड्डा में अपना दोनों यूनिट यानी
अडानी पावर का दोनों यूनिट गोड्डा में शुरू हो चुका है, जिसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट है, यानी कुल 1600 मेगावाट है। इसमें से 1496 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दिया जाना है एक MOU के तहत। इस तरह 1496 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर है कोडरमा को। बता दें कि युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध करवाने को लेकर किए गए बेहतर कार्य के लिए कोडरमा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर है विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह जो CPI ML के विधायक हैं और ये बगोदर से विधायक हैं, इन्हें 2022 में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के अवसर पर बलबम गर्म जलकुंड हाल ही में चर्चा में रहा था। यह जलकुंड किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है, यह चर्चा में रहा था चतरा में स्थित है और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ बड़ा मेला यानी पशु मेला आयोजित किया जाता है, जिसके कारण बलबम गर्म जलकुंड चर्चा में था। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से हजारीबाग जिले में शुरू की गई थी? उत्तर है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी हजारीबाग में सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान। इसका उद्देश्य था बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करना। दोस्तों चलिए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कितनी छात्राओं को आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 6.5 लाख, ऑप्शन बी 8.5 लाख, ऑप्शन बी 9 लाख अथवा ऑप्शन डी 10 लाख। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ स्ट्रैटेजियों को। पहला प्रश्न है, झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009 अथवा ऑप्शन डी 2010। इसका सही उत्तर है दोस्तों और 2010। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को पहली बार 2010 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था और राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, जिन्हें 2010 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। और ये बता दें कि 2010 में ही डॉक्टर रामदयाल मुंडा को सांस्कृतिक योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं और जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर इन्हें देखा जाता है और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण हाथ रहा था। आपको बता दें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा की प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं और ये दो रचना है आदि धर्म और मुंडारी कोठारी। दोस्तों ये पहले एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दें, फिल्मकार मेघनाथ के द्वारा रामदयाल मुंडा के जीवनी पर आधारित एक वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, जिसका नाम था नाची से बाली। और मेघनाथ जो कि फिल्मकार हैं, इन्हें झारखंड का टैगोर कह के पुकारा करते थे। पहली प्रीतिया उनका प्रसिद्ध गीत भी है। आपको बता दें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के जीवन पर प्रथम शोध 2018 में किया गया था और इन पर जो शोध किया गया था उसका विषय था डॉक्टर रामदयाल मुंडा व्यक्तित्व एवं कृतित्व। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म तमाड़ के देवकी ग्राम में 23 अगस्त 1939 को हुआ था, जबकि कैंसर से उनका निधन 30 सितंबर 2011 को हो गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर है दोस्तों गंगा नारायण। आपको बता दें कि भूमिज विद्रोह 1832-33 के दौरान सिंहभूम वाले इलाके में किया गया था, धारभूम क्षेत्र में। आपको बता दें कि इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहकर भी पुराया जाता है और अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के कारण ही यह भूमिज विद्रोह शुरू हो गया था। आपको ये भी बता दें कि सिंहभूम क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रचार इस आंदोलन का सिंहभूम में
ज़्यादा प्रसार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल की घाटी के नाम से कौन सा क्षेत्र विख्यात है? इसका उत्तर है चुटुपाली घाटी। आपको बता दें कि चुटुपाली घाटी लाल की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये वही चुटुपाली घाटी है जो रामगढ़ में स्थित है, जहां टिकैत उमराव और शेख भिखारी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों को रांची आने से रोका था, जिसके कारण इन्हें पकड़ लिया गया था और बाद में फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, धोकरा क्या है? आपको बता दें कि धोकरा एक प्रकार का शिल्पकला है यानी क्राफ्ट है, और यह अलौह धातु से किया जाने वाला क्राफ्ट है यानी नॉन फेरस। इसमें आयरन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें प्रयुक्त होने वाला जो सामग्री होता है दोस्तों, यह होता है मोम, सरसों तेल, गोबर, मिट्टी मिला के इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे आभूषण, घुंघरू आदि बनाए जाते हैं। मूर्तियों का भी इसमें निर्माण किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि यह काफ़ी पुराना है और लगभग कहा जाता है कि ये 4000 वर्ष पुराना यह धोकरा क्राफ्ट है और अभी भी यह प्रचलित है। खूंटी का बाजार तलई और दुमका का सिकरी पाड़ा, ये दो ऐसा क्षेत्र है जहां यह अभी भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहनजोदाड़ो के समय में भी, मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी इससे संबंधित कुछ क्राफ्ट देखने को मिली है। अगला प्रश्न है, पतचुई क्या है? दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेज़ों ने एक टैक्स लगाया था आदिवासियों पर, और यह टैक्स हड़िया पर लगाया गया था, और यह टैक्स लगाया गया था दोस्तों 1824 में, जिसे पतचुई कहा जाता था। यानी पतचुई हड़िया पे लगाया गया एक टैक्स है। इसे 1824 में अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, डाल्टन ने किसान जनजाति को किसका वंशज माना है? दोस्तों प्रश्न ये है कि डाल्टन ने किसान जनजाति, जो कि 32 जनजातियों में से एक जनजाति है, किसका वंशज माना है? ये वंशज पांडवों का वंशज कहा गया है डाल्टन के द्वारा। वैसे बता दें कि किसान जनजाति स्वयं को नागवंश का वंशज मानते हैं। यही कारण है कि नागवंश के इस वंशज को, किसान जनजाति को नगेसर या नगेशिया से भी पुकारा जाता है, जो कि नागवंश से मिलता जुलता नाम है। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।